23 नवंबर 2025 को जब रूबी के दोनों बच्चे 10 साल की बेटी दिव्या और 12 साल का बेटा कृष्णा स्कूल से लौटे तो उन्हें अपनी मां से पता चला कि उनके पिता 32 साल के राहुल कुमार, जो पेशे से राजमिस्त्री भी थे और जूते चप्पल का काम भी करते थे, उनसे ना तो कोई कांटेक्ट हो पा रहा है और ना ही उनकी कोई खोज खबर है। रूबी ने बच्चों से बताया कि उसे ये भी लगा कि हो सकता है पापा शादी की तैयारी में हाथ बटाने के लिए बुआ के घर चले गए हों, इसलिए उन्होंने बुआ के यहाँ भी कॉल की, लेकिन वो वहां पर भी नहीं थे। यहाँ तक चाचा, ताऊ और बाकी रिश्तेदारों के घर भी कॉल कर पता किया, लेकिन किसी को भी राहुल की कोई खबर नहीं थी। अब स्कूल से आते ही ऐसी खबर सुन और अपनी मां को परेशान और बदहवास हालत में देख वो दोनों बच्चे भी रोने लगे। रूबी ने बच्चों से कहा कि चलो पापा जहां काम करते हैं वहां चलकर पता करते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर भी उन्हें राहुल की कोई खबर नहीं मिलती। यूं अचानक से राहुल का गायब हो जाना ना सिर्फ परिवार, रिश्तेदार बल्कि आस पड़ोस में भी खलबली मचा गया। आखिरकार थक हार कर रूबी ने अगले दिन 24 नवंबर 2025 को चंदौसी पुलिस स्टेशन में राहुल की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब पुलिस में कंप्लेन तो फाइल हो गई, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस को भी राहुल के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लगा। 3 हफ्ते बाद 15 दिसंबर 2025 की सुबह करीब 9 बजे संभल के चंदौसी थाने के पास कुछ कुत्तों का झुंड किसी चीज को नोचने में लगा हुआ था और वहां से इतनी तेज बदबू भी आ रही थी कि आसपास के लोगों के लिए ठहरना मुश्किल हो गया था। जब लोगों ने करीब से जाकर देखा तो मंजर देख उनके हाथ पैर फूल गए। कुत्तों का वो झुंड असल में नाले में उतराते मिले इंसानी धड़ को खींचने में लगा था। फौरन इंफॉर्मेशन मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। चूंकि यह इलाका एक घनी आबादी के पास का था, इसलिए भारी भीड़ जमा हो गई। उस धड़ के पास एक बैग भी पड़ा हुआ था, जिसे खोलने पर पुलिस को उसके अंदर पॉलीथिन में मांस के टुकड़े मिले। अब यह साफ था कि लाश को पॉलीथिन में पैक कर बैग में रखकर फेंका गया था। एक बिना सर, बिना हाथ पैर का इंसानी धड़ जिसकी खाल ऑलमोस्ट गल चुकी हो, उसे पहचानना नामुमकिन था। इसलिए पुलिस के लिए अब यह एक ब्लाइंड मर्डर केस था। पहले बॉडी को मॉर्चरी में पहचान के लिए रखा गया, लेकिन जब 5 दिनों तक भी कोई क्लेम करने नहीं आया तो फिर 20 दिसंबर को शव का पोस्टमार्टम किया गया और यहीं से एक अहम सुराग पुलिस के हाथ लगा। उस शव के लेफ्ट अपर आर्म में राहुल नाम का टैटू बना हुआ था। सो चंदौसी पुलिस ने इसे ही इन्वेस्टिगेशन का बेस बनाते हुए सबसे पहले यह तलाश की कि क्या कोई राहुल नाम का आदमी गायब है, और इसके लिए पुलिस ने इलाके में हाल के दिनों में गुमशुदा हुए लोगों की लिस्ट खंगालनी शुरू की। सारे कंप्लेंट रजिस्टर चेक किए गए, मोहल्लों में पूछताछ की गई और इसी कड़ी में 24 नवंबर को दर्ज हुई एक गुमशुदगी की रिपोर्ट सामने आई। वही रिपोर्ट जिसमें रूबी ने अपने पति राहुल के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने रूबी को लाश की शिनाख्त के लिए बुलाया, लेकिन रूबी ने उस धड़ को देखते ही उसे पहचानने से इनकार कर दिया। इनफैक्ट पुलिस ने रूबी को बाजू पर बने टैटू को भी दिखाया, लेकिन रूबी ने बिना झिझक उसे अपने पति की लाश मानने से मना कर दिया। आखिर ये लाश किसकी थी और क्या वाकई इसका कनेक्शन रूबी से था, और इस केस की ऐसी कौन सी भयानक सच्चाई सामने आने वाली थी जिसने इसे संभल का सबसे खौफनाक मर्डर केस बना दिया। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग द मोस्ट ब्रूटल केस ऑफ संभल। पतरुआ ईदगाह के पास जिस नाले में पुलिस को यह धड़ मिला था, उसी नाले में पुलिस ने सर की भी खोज की, लेकिन सर तो दूर, उन्हें हाथ और पैर तक नहीं मिले थे। लेकिन एक बात जो पुलिस को खटक रही थी वो था रूबी का रिएक्शन जब वो बॉडी की शिनाख्त के लिए आई थी। जिस महिला का पति लगभग 1 महीने से गायब हो, वो इतनी बेरुखी से पहचान से इनकार करे, यह नॉर्मल नहीं था। इसलिए पुलिस ने एक पैंतरा चला। पुलिस ने रूबी को दोबारा पुलिस स्टेशन बुलाया और उसे राहुल की कुछ और फोटोज उन्हें प्रोवाइड करने को कहा। और इसी पैंतरे में रूबी फंस गई, क्योंकि उसने पुलिस के साथ राहुल की जब और फोटोज शेयर की तो उसमें से एक पिक में राहुल ने जो टी शर्ट पहनी थी, वही टी शर्ट पुलिस को उस धड़ के साथ मिली थी जिसमें लिखा था टाइम फॉर चेंज। टाइम फॉर चेंज लिखी वो टी शर्ट उस लाश के साथ मिलकर यह कह रही थी कि अब कहानी का रुख बदलने वाला है। अब यह सिर्फ राहुल की गुमशुदगी का केस नहीं रहा, यह रूबी के झूठ, बेरुखी और बेरहमी पर रोशनी डालने वाला था। और सच भी यही होता है, जब वक्त बदलने का होता है तो सबसे पहले चेहरे उतरते हैं और फिर राज। लेकिन यह केस बाकी केसेस की तरह नहीं था, क्योंकि यहां सिर्फ कन्फेशन नहीं बल्कि कन्फेशन के बाद पुलिस को दिया गया ओपन चैलेंज था कि वो चाह कर भी उसके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकते। राजपुरा के कस्बा गांव के रहने वाले 32 साल के राहुल कुमार के माता पिता बहुत पहले ही गुजर गए थे। करीब 15 साल पहले उसकी रूबी से लव मैरिज हुई थी।
और इनके 2 बच्चे थे, 12 साल का बेटा और 10 साल की बेटी। शादी के 3 साल बाद वो दोनों चंदौसी के चुन्नी मोहल्ले में आकर रहने लगे थे। यहीं पर रूबी का मायका भी था, इसलिए राहुल ने ससुराल के पास ही अपना खुद का मकान बना लिया था। राहुल पहले पेशे से राजमिस्त्री था, पर चूंकि पूरे चुन्नी मोहल्ले में जूते चप्पलों का काम होता है, इसलिए उसने इसका भी काम डाल दिया और इसकी दुकान अपने घर के ग्राउंड फ्लोर में ही खोल दी थी। लेकिन एक तरफ जहां राहुल मेहनतकश और ईमानदार शख्स था, उसकी पत्नी रूबी उसका बिल्कुल उल्टा थी। इनफैक्ट वक्त के साथ वो जैसे कामों में इन्वॉल्व हो गई थी, उसको लेकर खुद राहुल भी परेशान रहने लगा था और यही मुद्दा दोनों के बीच लड़ाई का भी बनता था। दरअसल रूबी फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए ब्लैकमेलिंग का सिंडिकेट चलाती थी। वो पहले लोगों को फंसाती थी और फिर जेल भिजवाने की धमकी देकर पैसों की वसूली करती थी। इतना ही नहीं, रूबी चंदौसी, बनियाठेर और रजपुरा के इलाकों में ब्लैकमेलिंग करने वाली महिला के रूप में बदनाम थी और इन्हीं थानों में उसने कई लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट से जुड़े अलग अलग फर्जी केसेस दर्ज करवाए थे। रूबी का एक भाई जुगनू भी हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ चोरी, लूट, छिनैती के 8 से 10 केस दर्ज हैं और वो मुरादाबाद की जेल में बंद भी है। इनफैक्ट चंदौसी कोतवाली में तैनात रहे एक इंस्पेक्टर ने बताया कि जब कभी पुलिस उसके भाई को पकड़ने के लिए घर पहुंचती तो वो पुलिस से भी उलझ जाती। आसपास के लोग भी रूबी से बचते थे क्योंकि वो लोगों पर आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवा देती थी। लेकिन अगर आपको सिर्फ इतने में ही गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा सब्र कीजिएगा, क्योंकि जब आपको इसका कनेक्शन राहुल के हुए इस बेरहमी से कत्ल से मिलेगा तो वो सुनकर ना सिर्फ आपका खून खौल उठेगा, बल्कि जिस तरह से साजिश को अंजाम दिया गया उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल चंदौसी के ही सैनिक चौराहे के पास एक जमीन को लेकर अभिषेक नाम के एक शख्स का अपोजिट पार्टी से डिस्प्यूट चल रहा था और इसी जमीन को खाली कराने के लिए उसकी मुलाकात रूबी से हुई, जिसमें रूबी ने अपना विमेन विक्टिम कार्ड का यूज करते हुए दूसरे पक्ष पर मारपीट और छेड़खानी की फर्जी रिपोर्ट दर्ज करवा दी और इस काम के बदले रूबी ने अभिषेक से 1.5 लाख रुपए भी लिए। यहीं से रूबी का अभिषेक से ही अफेयर शुरू हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद ही रूबी की नजदीकियां अभिषेक के ही करीबी दोस्त गौरव से बढ़ गई थी। हालांकि वो अभिषेक के सामने गौरव को भाई कहकर उससे अपने रिलेशन को छुपाती रही। इसी तरह 2 बच्चों की मां राहुल की पत्नी का 2 और आदमियों के साथ एक ही वक्त पर अफेयर चल रहा था और इसे वो सबसे छुपाने के लिए सबको भाई बताया करती थी। इनफैक्ट अभिषेक और गौरव का उसके घर में भी आना जाना होता था और वो अपने बच्चों से भी दोनों को मामा कहलवाती थी। कुछ समय पहले रूबी, अभिषेक और गौरव तीनों साथ में नैनीताल घूमने गए थे, जहां होटल में अभिषेक ने गौरव और रूबी को कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देख लिया। बस यहीं से तीनों के बीच झगड़ा हुआ और इसके बाद अभिषेक ने रूबी से दूरी बना ली, जबकि गौरव ने अभिषेक से दोस्ती तोड़ दी, लेकिन रूबी का साथ नहीं छोड़ा। अब रूबी का गौरव के साथ अफेयर चलने लगा, लेकिन समाज से चोरी छुपे। लेकिन रूबी सबको उसे अपने भाई जैसा ही बताती और बच्चे भी उसे गौरव मामा कहते। लेकिन उन मासूम बच्चों को क्या पता था कि आज के वक्त में रिश्तों के नाम से उनकी असलियत की पहचान नहीं की जा सकती। वहीं राहुल को भी अंदेशा नहीं था कि जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे वही उसका क्या हश्र करने वाली थी। दिसंबर में राहुल की भांजी की शादी थी, इसलिए शादी का सामान वगैरह खरीदने के लिए वो बाहर गया हुआ था। यह बात है 17 नवंबर की, जहां रूबी की नज़र में राहुल अभी कुछ और दिन बाहर रहने वाला था। इसलिए रात 11 बजे उसने गौरव को अपने घर बुला लिया और बच्चों को अपने घर के बगल में बने गोडाउन में सोने के लिए भेज दिया, ताकि वो चैन से गौरव के साथ रात बिता सके। लेकिन रात 2 बजे अचानक राहुल घर आ गया और इतनी रात अपनी वाइफ को गौरव के साथ ऑब्जेक्शनेबल स्टेट में देख उसका खून खौल उठा। गुस्सा, बेवफाई और दुख के समंदर के बीच फंसे राहुल का दोनों से झगड़ा शुरू हुआ। राहुल और गौरव के बीच जब मारपीट हुई तब राहुल ने कहा कि वो अब उन दोनों की सामाजिक रूप से बेइज्जती करेगा, ताकि समाज में सब कोई उनकी असलियत देख सके। वो रूबी को घर से धक्के मारकर निकालने ही वाला था कि गुस्से, डर और हड़बड़ी के उस पल में रूबी ने गौरव से चीखते हुए कहा कि इसे मार डालो। राहुल जहां रूबी से हाथापाई में उलझा हुआ था, वहीं रूबी के कहे ये शब्द सुनते ही गौरव ने फौरन पास में पड़ी हुई लोहे की रॉड उठाकर जोर से राहुल के सर पर मार दी। हमला इतना तेज और अचानक था कि राहुल खुद को संभाल नहीं पाया और जब तक वो कुछ समझता तब तक रूबी ने जूते में कील ठोकने वाले हथौड़े से और भी कई वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। गुस्सा, डर और हड़बड़ी में अपराध को अंजाम तो दे दिया गया था, लेकिन अब इसे किसी भी कीमत पर सबसे छुपाना भी था, और उसमें भी सबसे पहले दोनों बच्चों की नज़रों से बचाकर लाश को ठिकाने लगाना।
इसलिए सुबह होते ही रूबी ने बच्चों को वहीं गोडाउन से ही स्कूल के लिए तैयार करके भेज दिया। बच्चों के स्कूल जाते ही रूबी और गौरव राहुल की लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी में जुट गए। गौरव जहां टाइल्स काटने वाली ग्राइंडर कटर मशीन को किराए पर लेकर आया, वहीं रूबी घंटाघर मार्केट से प्लास्टिक की पन्नियां और 2 बड़े ट्रैवल बैग लेकर आई। फिर दोनों ने मिलकर उस ग्राइंडर से शव के टुकड़े किए। पहले सर अलग किया और फिर दोनों हाथ पैर। एक बैग में सर और दोनों हाथ पैर को डाल दिया और दूसरे में धड़ और बाकी मांस के टुकड़े। दोपहर का वक्त हो गया था और पूरे घर में खून फैला हुआ था। दोनों बच्चों के स्कूल की छुट्टी भी होने वाली थी, इसलिए कहीं बच्चे स्कूल से घर ना आ जाए, तो रूबी ने बच्चों को संभालने के लिए गौरव को भेज दिया, जो उन बच्चों को स्कूल ओवर होते ही रास्ते में मिल गया। गौरव ने बच्चों से कहा कि तुम्हारी मम्मी ने आज खाना नहीं बनाया है, इसलिए वो आज बाहर होटल में ही खाना खाएंगे। गौरव एक तरफ जहां बच्चों को लेकर रेस्टोरेंट पहुंच गया, वहीं उतनी देर में रूबी घर में फैले खून को साफ कर बाकी सबूतों को डिस्पोज करने में लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद रूबी भी बच्चों से मिलने वही रेस्टोरेंट में आ गई। बच्चों ने नोटिस किया कि उनकी माँ का मूड काफ़ी उखड़ा, काफ़ी अपसेट है, इसलिए पूछने पर गौरव ने यह बहाना बना दिया कि उनकी किसी बात को लेकर लड़ाई हुई है। अनजान बच्चे उल्टा अपनी माँ को समझा रहे थे। खाना खाने के बाद रूबी ने गौरव से कहकर बच्चों को शाम 4 बजे उनके ट्यूशन सेंटर पर छोड़ दिया। रूबी ने अपना फ़ोन बच्चों को ही दे दिया ताकि जैसे ही ट्यूशन खत्म हो तो वो उसे कॉल कर बता सके, क्योंकि वो अभी भी नहीं चाहती थी कि जब तक बॉडी डिस्पोज ना हो तब तक बच्चे घर ना आ जाएं। जब तक बच्चे ट्यूशन सेंटर में थे तब तक गौरव ने 3500 रुपए के भाड़े पर एक कार बुक की। ट्यूशन ओवर होने के बाद रूबी और गौरव उसी कार से बच्चों को लेने पहुंचे और बच्चों से कहा कि चलो आज हम राजघाट घूमने चलते हैं। घूमने की बात सुन बच्चे तो ऑब्वियसली एक्साइटेड थे, लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि वो बच्चे अनजान थे कि उसी कार की डिग्गी में उनके पिता का कटा हुआ सर और हाथ पैर बैग में भरा रखा था, जिन्हें उनकी माँ ठिकाने लगाने के लिए अपने साथ लेकर आई थी। जब बच्ची ने माँ से पूछा कि बैग में क्या है, तो रूबी ने कहा कि इसमें टूटी हुई मूर्तियां हैं और चूंकि हम खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, इसलिए गंगा नदी में बहाने के लिए लाए हैं। आखिरकार इसी आड़ में रूबी और गौरव ने उस बैग को घर से 50 किलोमीटर दूर राजघाट में गंगा नदी में बहा दिया। उस रात भी रूबी ने बच्चों को बगल के गोडाउन में सुला दिया ताकि धड़ और बच्चे खुचे सबूतों को वो डिस्पोज कर सके। रात के अंधेरे में गौरव ने स्कूटी से उस दूसरे बैग को, जिसमें उन्होंने राहुल का धड़ भरा था, उसे ईदगाह के पीछे वाले नाले में फेंक दिया। बच्चों की नज़र में तो उनके पापा किसी काम से बाहर थे, लेकिन असल में उनकी माँ ने इतनी बेरहमी से उनके सर से पिता का साया छीन लिया था। हत्या के 5 दिन बाद उसने राहुल के ना मिलने का ड्रामा अपने बच्चों और समाज के सामने शुरू किया और फिर 24 नवंबर को पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेन लिखवाई ताकि किसी को शक ना हो। रूबी और गौरव को लगा था कि राहुल की बॉडी कभी मिल नहीं पाएगी और यह सिर्फ एक मिसिंग केस बनकर रह जाएगा। उसके बाद वो दोनों राहुल का घर बेचकर बच्चों को लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन राहुल की टी-शर्ट और टैटू से यह पूरा राज सामने आ गया। लेकिन अपने दोनों बच्चों को अनाथ करने के बाद भी रूबी को कोई पछतावा नहीं था, बल्कि जिस शातिराना तरीके से उसने इस अपराध को अंजाम दिया था, उसी बेखौफी और बेशर्मी के साथ उसने पुलिस को ही चैलेंज कर दिया। जेल ले जाते वक्त उसने पुलिस से कहा कि अभी तो तुमने मुझे पकड़ लिया है, लेकिन कोर्ट में मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें सिर्फ कुछ हिस्से मिले हैं, ना कि पूरी बॉडी। ऐसे में ये कैसे साबित करोगे कि यह धड़ राहुल का है, और चाहे जितनी कोशिश कर लो उसका सर कभी नहीं मिलेगा। हालांकि पुलिस का भी कहना है कि चूंकि 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, ऐसे में गंगा में फेंके गए बॉडी पार्ट्स के मिलने की गुंजाइश ना के बराबर है, क्योंकि वो रूबी, गौरव और टैक्सी ड्राइवर को लेकर राजघाट पर गए थे, लेकिन कोई सक्सेस हाथ नहीं लगी। लेकिन पुलिस ने यह भी दावा किया है कि उनके पास सफिशिएंट फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है। ऑल्सो बॉडी पार्ट से मिले डीएनए का मैच बच्चों से कराया जा रहा है और डीएनए रिपोर्ट से ही रूबी और गौरव के बचने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। राहुल के घर से भी फॉरेंसिक टीम ने कई सारे एविडेंसेस को कलेक्ट किया है। पुलिस को राहुल और रूबी की घर की तलाशी के दौरान घर के अंदर से ही खून से सनी रॉड और फर्श से लेकर हीटर तक पर खून के धब्बे मिले। कुछ कत्ल हाथों से नहीं, पहले दिमाग में होते हैं। जब इंसान अपनी गलती को प्यार का नाम देने लगता है और जिम्मेदारी को बोझ समझने लगता है, तब ज़मीर धीरे धीरे मर जाता है। इस कहानी में सिर्फ एक आदमी का खून नहीं बहा, बल्कि माँ होने का सच, इंसान होने का फर्ज और 2 मासूम बच्चों का भविष्य भी वहीं दफन हो गया। जब दिल अपनी ख्वाहिश को हक और जिम्मेदारी को दुश्मन मान ले, तब कत्ल सिर्फ वक्त का इंतजार करता है। यह क्राइम गुस्से का नहीं था, यह फैसला था। और जब कत्ल फैसला बन जाए तो उसके बाद सिर्फ इंसानी लाश नहीं गिरती,
बल्कि पूरी जिंदगी बिखर जाती है। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू।